फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में हम देख रहे थे अपना कोप 26 के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका डिटेल में देखेंगे। और जो कोप 27 हुआ वो अभी अभी हुआ है, तो फिर उसके आगे मैं आपको उसकी डिटेल बाद में बताऊंगी। तो देखिए, कुछ टर्म्स जानेंगे। शमन क्या होता है, मिटिगेशन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शमन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, अच्छे से समझिए। जलवायु परिवर्तन शमन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और रोकने के प्रयासों को संदर्भित करता है। देखिए क्या हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रही हैं। वो क्या होती हैं, गर्मी बढ़ा देती हैं बहुत ज़्यादा। सब डिटेल में तो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। तो उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस कम निकले और रोकने के प्रयास जो होते हैं उनको हम शमन कहते हैं, ठीक है। इसमें नई तकनीकों, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना, पुराने उपकरणों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाना तथा प्रबंधन प्रथाओं या उपभोक्ता व्यवहार को बदलना शामिल है। तो शमन में शामिल क्या होता है, देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसलिए क्या होता है, विकासशील देशों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अक्षय ऊर्जा जो होती है, हमारी नवीकरणीय ऊर्जा होती है, उसका यूज़ करना। पुराने पुराने उपकरणों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाना, ठीक है। कम एनर्जी यूज़ करें। और प्रबंधन प्रथाओं, ठीक है, मैनेजमेंट करना या उपभोक्ता व्यवहार को बदलना। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं जो बहुत पॉल्यूशन करती हैं। जैसे अब हमारे देश में आपको पता होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती है उसको बंद किया गया है, तो उपभोक्ता व्यवहार को बदलना शामिल है। देश वर्ष 2030 के लिए जलवायु कार्य योजनाओं या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जो हमारा एनडीसीएस है, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो एक देश बताता है कि हम इतना कम करेंगे अपना पॉल्यूशन, को आगामी वर्ष तक सुदृढ़ किया जाएगा। तो जो है वर्ष 2030 के लिए क्या है, जो भी जलवायु कार्य योजनाएं है, हमारा एनडीसीज है, उसको क्या है, आगे सुदृढ़ किया जाएगा। अब को जो हमारा 26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो मतलब UNFCCC के बाद जो सम्मेलन हुए उसके नंबर होता है 26, की शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन को तत्काल बढ़ावा देने हेतु देशों द्वारा एक कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी। तो मिटिगेशन करें और उसको कैसे कार्यान्वयन करें, कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए क्या है, कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी। देश क्या कर रहे थे, इस पर वार्षिक संकलन रिपोर्ट का आह्वान किया जाएगा। देखा जाएगा कि एवरी ईयर देशों ने कहाँ तक आगे बढ़े हैं। अनुकूलन क्या होता है, एडप्टेशन, ठीक है। अनुकूलन का तात्पर्य मनुष्यों और अन्य जीवों द्वारा जलवायु परिवर्तन तथा मौसम की चरम घटनाओं के प्रति स्वयं को या व्यवस्था को अनुकूलित करना या ढालना है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, जो मनुष्य हैं, ठीक है, या अन्य जीव हैं, तो जो भी मतलब इसमें क्या होता है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या मौसम की चरम घटनाएं हो रही हैं, उसके प्रति स्वयं को ढालना, ठीक है, या व्यवस्था को अनुकूलित करना है। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि मतलब आपने जाना कि शमन में क्या है, हमने टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करी। इसमें क्या है कि स्वयं को जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार ढालना है, व्यवस्था को उसके अनुकूल करना। इसमें कृषि को लोचशील बनाना, जलवायु परिवर्तन के प्रति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि उदाहरण शामिल है, ठीक है। जैसे कि आगे दिख रहे हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन से आगे एग्रीकल्चर को भी नुकसान होगा, ठीक है, सूखा पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसमें आता है ये सब। विशेष रूप से छोटे और गरीब द्वीपीय देश अनुकूलन को जलवायु कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। अब देखिए, इसमें क्या आ जाता है, पेड़ लगाना। अब जो छोटे और गरीब देश होते हैं वो क्या है, अनुकूलन को जलवायु कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम अनुकूलन कर लेंगे, लेकिन शमन करना, हमारे लिए मिटिगेशन करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। और विकसित देश भी न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं देना चाहते हैं। ये देश अपनी कम क्षमता के कारण पहले से ही जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों का सामना कर रहे हैं। तो वैसे ही देखिए, सबसे ज़्यादा जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है वो छोटे छोटे देशों पे पड़ रहा है। जो आइलैंड्स हैं वो तो डूबते जा रहे हैं, मतलब उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जबकि उन्होंने इतना पॉल्यूशन नहीं किया है। जिन्हें अपनी अनुकूलन गतिविधियों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की आवश्यक है। तो जो छोटे देश हैं उनको क्या है, वित्तीय सहायता चाहिए है, ठीक है, क्षमता निर्माण करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। विकसित देशों से कहा गया था कि वे वर्ष 2025 तक अनुकूलन के लिए विकासशील देशों को प्रदान किए जा रहे वित्त को वर्ष 2010 के स्तर से कम दोगुना करें। तो देखिए, कहा गया था जो विकसित देश हैं वो क्या है, 2025 तक अनुकूलन के लिए, अडेप्टेशन के लिए, जो विकासशील देश हैं उनको जो वित्त दिया जा रहा है उसको 2010 के स्तर से कम दोगुना तो दें। जलवायु वित्त क्या होता है?
जलवायु परिवर्तन से निपटने में वित्तीय संसाधनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, देखिए अब पैसे तो हर काम को करने को चाहिए ना, अगर आपको जलवायु परिवर्तन से भी निपटना है तो आपको वित्तीय संसाधन चाहिए हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए हर वर्ष खरबों डॉलर की आवश्यकता होगी। तो ऐसा मतलब अनुमान है कि अगर हमें देखिए बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो चुका है, तो जो हमारे जलवायु लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या है, वित्त पोषित करने के लिए बता रहे हैं कि हर वर्ष आप कम से कम खरबों डॉलर की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विकसित देशों का ऐतिहासिक रूप से बड़ा योगदान रहा है। जो विकसित देश है उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया है। अतः विकसित देशों का ये दायित्व है कि वे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने हेतु वित्त तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी सहायता करें। देखिए अगर विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, पहले बहुत ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन किया है, और यूरोप है उनने, ठीक है, तो उनका दायित्व है कि जो विकासशील हैं देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको क्या है, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए पैसे और टेक्नोलॉजी दें, वित्त और प्रौद्योगिकी दें। COP26 में विकसित देशों ने अपने 100 अरब डॉलर के वादे को पूरा करने के लिए कहा गया। COP26 में कहा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, विकसित देश, वो क्या, आपने जो उन्हें 100 अरब डॉलर देने का वादा किया था उसको पूरा करें। वर्ष 2025 के बाद की अवधि के लिए 100 बिलियन डॉलर के जलवायु वित्त को बढ़ाकर नया कार्बन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो मतलब कि नया लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया, मतलब कि आप मतलब जो वित्त है उसको बढ़ाएं। इसके बाद कार्बन बाजार क्या होता है, कार्बन मार्केट। कार्बन बाजार, कार्बन मार्केट के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक प्रमाण पत्र, जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं, ठीक है, A और B, दोनों को कहा गया है कि आप 100 टन या कुछ भी ऐसे मान लीजिए, आप उतना ही ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंपनी जो है उसने क्या है, 50 किया है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, और दूसरी जो है B कंपनी, उसने 150 कर लिया है। तो क्या होता है कि वो A कंपनी से क्या है कि सर्टिफिकेट खरीद सकती है। ठीक है, मतलब इसको कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, वो उससे एक सर्टिफिकेट ले सकती है, 50 जो भी बचा है उसका, A कंपनी से, जो B कंपनी है उसका 150 हुआ है और A कंपनी का 50 हुआ है, तो उत्सर्जन, तो वो उससे 50 का वो खरीद सकती है सर्टिफिकेट। तो इससे क्या हुआ, A को पैसे मिल जाएंगे, फिर उसने कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया, और B को ज़्यादा पैसे देने पड़े, और दोनों का फिर बराबर बराबर भी हो गया। तो ये एक तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो कार्बन बाजार के अंतर्गत क्या होता है, जो भी विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां होती हैं, तो वो जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में कमी चलती है, उसके कमी के चलते उन्हें एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती कहते हैं। ठीक है, यह कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। इसका क्रय विक्रय करती है, इसका खरीद बिक्री होती है। यह उत्सर्जन में कमी से प्राप्त कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सुगम बनाता है। तो देखिए, जो जिसने उत्सर्जन में कमी करी, उससे प्राप्त जो कार्बन क्रेडिट है उसके व्यापार को सुगम बनाता है, और समग्र उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रभावी साधन माना जाता है। और पूरा अगर आप उसमें देखें तो उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रभावी साधन है। ग्लासगो पैक्ट में विकासशील देशों को कुछ राहत देने की पेशकश की है। तो जो ग्लासगो पैक्ट हुआ है उसमें क्या है, कहा गया है कि विकासशील देशों को कुछ राहत दी जाएगी। इसने विकासशील देशों के शेष कार्बन क्रेडिट को देशों के पहले NDC लक्ष्यों को पूरा करने में उपयोग करने की अनुमति दी है। तो इसने क्या है, जो विकासशील देशों का जो शेष कार्बन क्रेडिट है उसको क्या है, देशों के जो पहले NDC लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में उपयोग करने की अनुमति दी है। यानी कोई विकासशील देश अपनी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2025 तक इन क्रेडिट को खरीद सकता है। मान लीजिए कोई विकसित देश है, तो वो क्या है, जो विकासशील देश है उनसे उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2025 तक क्या है, कार्बन क्रेडिट जो क्रेडिट है उनको खरीद सकता है। तो इससे देखिए, जो विकासशील देश है उनको पैसा मिल जाएगा। मांग में कमी के कारण इन देशों के पास बड़ी मात्रा में कार्बन क्रेडिट शेष है। तो जो छोटे देश हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा कार्बन क्रेडिट है, विकासशील देश हैं, क्योंकि कई देशों ने अपने उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को त्याग दिया है। ठीक है, कई देश जो हैं वो अपने उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को मतलब भूल चुके हैं, त्याग दिया है उन्होंने। मैं कहने का मतलब है कि इन लोग से कोई ले नहीं रहा है ना, मांग में कमी है। इसके कारण क्या, इनके पास काफ़ी सारा कार्बन क्रेडिट है,
लेकिन क्योंकि कई देश इसको मान ही नहीं रहे हैं। भारत की भागीदारी क्या है? ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से एक राष्ट्रीय वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि वह अपनी 5 सूत्रीय कार्ययोजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो भारत ने क्या कहा है कि उसने एक 5 सूत्रीय कार्ययोजना बताई है, जिसमें उसने कहा है कि 2070 तक वो कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, जिसमें वह वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना भी शामिल है। तो 2030 तक 50% उत्सर्जन में कमी लाएगा और 2070 तक बिल्कुल ठीक है कार्बन तटस्थता ले आएगा। ये लक्ष्य आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने क्योंकि भारत के हैं। तो भारत के 5 सार तत्व और पंचामृत क्या है? देखिए, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ोतरी। ठीक है, तो 2030 तक जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है, ठीक है, जो मतलब जीवाश्म वाली नहीं, उसके अलावा जो है जैसे पेट्रोल डीजल नहीं, बाकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से। तो 2030 तक जो भी उसकी ऊर्जा आवश्यकता है उसकी 50% की पूर्ति कहाँ? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से होगी। अब से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी। ठीक है, 2030 है, तो आप याद रख लीजिए 2030 का बहुत सारा लक्ष्य है। तो उस तब तक जो कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन होगा उसमें 1 अरब टन की कमी लानी है। वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक कमी। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था की जो कार्बन उत्सर्जन तीव्रता हो रही है उसमें भी कमी लाना है 45% तक। वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति मैंने आपको बता दिया। कार्बन तटस्थता या शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है। अब देखिए, कोयला उपभोग का फेज डाउन क्या है? कोयले और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने का आह्वान किया गया है। मतलब हमें क्या है, स्टेप वाइज में जो कोयले का यूज़ होता है, जीवाश्म ईंधन है, उसका यूज़ को कम करना है। कोयला जीवाश्म ईंधन में सबसे अस्वच्छ है और कोयले के उपयोग को शीघ्र गतिशील चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना स्पष्ट रूप से वांछनीय है। मतलब बहुत ज़रूरी है कि जो कोयले का यूज़ है उसको हम कम कर दें, क्योंकि वो सबसे अस्वच्छ होता है। यूरोपीय देशों ने इसके फेज आउट के लिए सहमति हेतु भारी दबाव बनाया है, लेकिन विकासशील देशों ने इसका विरोध किया। अभी विकासशील देश, उन्हें कुछ पता नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कहाँ से कर लेंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने का विरोध किया। तो भारत द्वारा फेज आउट के बदले फेज डाउन के रूप में सुझाए गए मध्यम मार्ग को स्वीकार करते हुए COP26 में कोयला आधारित बिजली के फेज डाउन का आह्वान किया गया। तो उन्होंने कहा हम फेज आउट नहीं करेंगे, हम एकदम से नहीं हटा सकते, हम धीरे धीरे हटा सकते हैं। तो फेज डाउन का उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, इसको क्या है, एक मध्यम मार्ग है, स्वीकार करते हुए COP26 में कोयला आधारित बिजली के फेज डाउन का आह्वान किया। यह पहली बार है जब किसी कोप सत्र में कोयले का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। ठीक है, अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।